सो देखते हैं कुछ AC सर्किट. इन द वेरी फर्स्ट सर्किट यू हैव एन AC EMF अक्रॉस अ रेजिस्टेंस. हमारे पास सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है R, और सर्किट में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इस टाइप के सर्किट को क्या बोलते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इन विच यू आर अप्लाइंग एन EMF हैविंग अ वेरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ V0 साइन ओमेगा t. ठीक है. अच्छा, अगर इस टाइप का अगर हम मैग्नीट्यूड दें सो हमारे सर्किट में करंट चलना शुरू होगा. When the positive terminal of the EMF varying EMF source is on the left hand side, negative terminal यहाँ पर है, so current I will flow in this direction. Now for this current flow you can write from Ohm's law, current I is equal to V upon R. V will be given by V0 sin omega t whole divided by R, which can be written as V0 upon R times sin omega t is the value of the current I, which can be simplified and written as I0 sin omega t. So आपको करंट का वेरिएशन कैसे मिला, I is equal to I0 sin omega t. ठीक है, जहाँ पे I0 की वैल्यू कितनी है, I0 को हम बोलते हैं पीक करंट. I0 को हमने क्या नाम दिया, पीक करंट, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, V0 अपॉन R, जहाँ पे V0 क्या था, पीक EMF. ठीक है. अगर हम करंट और वोल्टेज को अगर देखें, सो लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 1 and this is my equation number 2. So from equation number 1 and equation number 2, the phase difference हमने कैसे डिफाइन किया था, the absolute difference between the phase of potential with respect to that of current. बताओ, जो तुम्हारा वोल्टेज का फेज जो है वो कितना है, ओमेगा टी. करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी. सो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना आएगा, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट कितना आएगा, इस केस में 0. मतलब अगर फेज डिफरेंस 0 है तो करंट का और वोल्टेज का वेरिएशन कैसा रहेगा, एग्जैक्टली सेम. करंट का और वोल्टेज का वेरिएशन कैसा रहेगा, सेम. इधर देखो डायग्राम में, अगर हम यहाँ पे देखें सो इन दिस केस यू विल सी, अगर हमारा वोल्टेज ये ब्लू वाला साइन कर्व अगर फॉलो करे, ब्लू कलर का साइन कर्व फॉलो कर रहे, सो इसकी इक्वेशन क्या रही होगी, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी. नाउ द करंट विल फॉलो एग्जैक्टली सेम दैट ऑफ द वोल्टेज. वेरिएशन करंट का कैसा रहेगा, सेम वोल्टेज वाला. तो यहाँ पे ये पिंक कलर वाला जो कर्व है ये मुझे क्या बताएगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे I0 की वैल्यू कितनी है, V0 अपॉन R. I0 की वैल्यू कितनी है, V0 अपॉन R. समझ में आया. ठीक है. सो हम ऐसे केसेस में लिख सकते हैं, we can state that in a resistance always voltage या AC potential difference and current through the resistor resistance remain in same phase. जैसे जैसे आपका वोल्टेज का वेरिएशन आएगा वैसे वैसे ही आपका करंट का वेरिएशन आएगा. समझ में आई बात. ठीक है. अगला देखो, here we have a capacitor in the circuit. Only a capacitor in the circuit is there. That's why we are using the term purely capacitive circuit, जिसको हम इन शॉर्ट C सर्किट भी बोल सकते हैं. ठीक है. ऐसे में अगर आप मान लो जो आपका वेरिंग EMF सोर्स है उसका पोटेंशियल है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी. नाउ इन दिस केस ड्यू टू दिस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सम करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द सर्किट, और कैपेसिटर के ऊपर इसकी वजह से कुछ चार्ज स्टोर होना शुरू होगा. जब हमारा EMF का सोर्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड था, तो हमारी कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा एंड सब्सिक्वेंटली नेगेटिव चार्ज विल बी डिपॉजिटेड ऑन द राइट हैंड साइड प्लेट. अच्छा, मुझे ये बताओ, जो सर्किट के ऊपर मैक्सिमम चार्ज स्टोर जो होता है Q, वो कितना होता है, C इंटू V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर एंड V इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट.
वैल्यू डालो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। So put the value of q over here. So you will write d by dt of c v naught sin omega t. c v naught sin omega t, जहाँ पे c v naught क्या है, कांस्टेंट, तो वो तो आपके डेरिवेटिव साइन से बाहर आ गया, बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना आएगा, ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी, क्या आएगा, ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी। नाउ दिस कॉस ओमेगा टी कैन फर्दर बी रिटन एज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो हमने लिख लिया कॉस ओमेगा टी को, साथ में जो हमारे पास यहाँ पे टर्म है सी वी नॉट अपॉन ओमेगा, यहाँ पे वी नॉट को तो मैंने न्यूमरेटर में लिखा और वन अपॉन ओमेगा सी को डिनोमिनेटर में लिखा। वन अपॉन ओमेगा सी को कहाँ लिख लिया, डिनोमिनेटर में। समझ में आया। तो इंस्टेंटेनियस करंट आई की वैल्यू कितनी आई, वी नॉट अपॉन आई बाई ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, विच कैन बी रीरिटन एज आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। हाँ या ना। अब देखो हमारी ईएमएफ की जो इक्वेशन थी वो थी इक्वेशन नंबर 1, और इंस्टेंटेनियस करंट की जो इक्वेशन है वो कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इक्वेशन, मीन्स फेज ऑफ द वोल्टेज माइनस फेज ऑफ द करंट। वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी, करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सो फेज डिफरेंस कितना आया, माइनस पाई बाई टू। फेज डिफरेंस कितना आया आपका, माइनस पाई बाई टू। नेगेटिव फेज का मतलब क्या है कि वोल्टेज जो है वो करंट को क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। वोल्टेज करंट को क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। कितने एंगल से लैग कर रहे हैं, पाई बाई टू। देखो हमने ऊपर देखा था कौन किसको लैग करते हैं, कौन किसको लीड करते हैं। जब हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, सो यहाँ पे वोल्टेज इस वाले केस में, केस नंबर 1 में वोल्टेज करंट को लीड कर रहा था। वोल्टेज करंट को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। Voltage leads the current by phi, or you will say that the current is lagging the voltage by angle phi. And the second case, जो मेरा नीचे वाला केस है, in the second case we have seen that current was leading the voltage. So जब current की इक्वेशन में जब हमारे पास फेज डिफरेंस में नेगेटिव साइन आया, फेज डिफरेंस में नेगेटिव साइन आया, तो उसके लिए हमने क्या बोला, वोल्टेज लैग्स द करंट बाय अ फेज ऑफ phi. So similarly in this case you will say, because of this negative sign, you will say what, that voltage lags current by pi by 2। हाँ या ना, वोल्टेज लैग्स करंट बाय पाई बाई टू। ग्राफ में देखो, अगर मेरा वोल्टेज करंट को लैग कर रहे हैं तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा करंट वोल्टेज को लीड कर रहे हैं। वोल्टेज की इक्वेशन तो क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो मेरा ये ब्लू वाला कर रहे हैं। अगर मेरा करंट वोल्टेज को लीड कर रहे तो करंट का पीक वोल्टेज की पीक से पहले आ जाएगा। एट टी इक्वल टू 0 करंट का पीक वोल्टेज की पीक से पहले आएगा। सो पिंक कलर वाला जो कर्व जो बनेगा, ये कर्व किसका बना, करंट का। ये किसका बना, करंट का। और हमने समझा कैसे इसको, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है, टी इक्वल टू 0। एट ओरिजिन वाइल माई वोल्टेज वॉज 0, ब्लू कलर वाला कर्व क्या दे रहे हैं, 0, लेकिन पिंक कलर वाले कर्व की मेरी कुछ मैग्नीट्यूड आया होगा ना, आई नॉट। मीन्स करंट का पीक वोल्टेज के पीक से पहले क्या आ गया, पहले आ गया। इट मीन्स करंट का कर्व वोल्टेज के कर्व से पहले शुरू हुआ, तो करंट वोल्टेज को क्या करे, लीड कर रहे। करंट वोल्टेज को क्या करे, लीड कर रहे। और कितने एंगल से लीड कर रहे वो हमने मैथमेटिकली फाइंड आउट किया। समझ में आई बात, पक्का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इन द केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इन सच केस current leads EMF by pi by 2, और EMF lags current by pi by 2। समझ में आई बात, पक्का। अगला देखो, when you are putting an AC EMF across an inductor, यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया। सो एज सुन एज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ईएमएफ सोर्स विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपके सर्किट में कुछ करंट चलना शुरू होगा, और ये करंट कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा।
हमने पहले देखा था कि जो इंडक्टर जो होता है उसका काम क्या होता है, चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करना, चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करना। सो चेंजिंग फ्लक्स को अपोज उसने कैसे किया था, बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ईएमएफ, और वो ईएमएफ कितना था, एल डी आई बाई डी टी के बराबर, एल डी आई बाई डी टी के बराबर था। सो इन दिस केस इफ यू राइट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंस across inductor, potential difference across an inductor will be given by L di by dt should be equal to voltage V which is equal to V naught sin omega t. So यहाँ से बताओ di को क्या लिख सकते हो, V naught upon L times sin V naught upon L sin omega t dt। इस वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करो। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास करंट आई आएगा और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, वी नॉट अपॉन एल तो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल कितना आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा विच कैन बी रिटन एज वी नॉट अपॉन ओमेगा एल टाइम्स माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। This minus cos omega t can be rewritten as sin of omega t minus pi by 2। इस नेगेटिव साइन को पहले तो अंदर ले जाओ। सो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल लिख लिया और साथ में हमने क्या लिखा, cos ऑफ माइनस ओमेगा टी। cos ऑफ माइनस ओमेगा टी को कैसे लिख लिया, अगेन वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो फाइनली आपने अपनी करंट की इक्वेशन आई को क्या लिख लिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। नाउ अगेन मार्किंग द इक्वेशन नंबर 1 ईएमएफ वाली, और दूसरी इक्वेशन जो हमें इंस्टेंटेनियस करंट की जो मिली है, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन में आई नॉट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। एंड सिमिलरली जब हमने इंडक्टर में भी देखा था, सॉरी प्योर कैपेसिटर के केस में, तो वहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, इस वाले फैक्टर के बराबर, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, सो इन द केस ऑफ द प्योर इंडक्टर हमारे पास आई नॉट की वैल्यू, पीक करंट की वैल्यू कितनी आई, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। और साथ में अगर मैं फेज डिफरेंस डेल्टा फाई अगर निकालूँ, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस बताता है कि फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी, और करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सॉल्व करके क्या आएगा, प्लस पाई बाई 2। सॉल्व करके क्या आया, प्लस पाई बाई 2। जहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या बता रहे, that voltage leads current by pi by 2, or you may say current lags voltage by pi by 2। ये बात समझ में आती है। ठीक है, अच्छा ग्राफिकली देखो, हमने वोल्टेज की इक्वेशन को क्या लिखा था, साइन ओमेगा टी के टर्म्स में। सो वोल्टेज वी का जो कर्व जो बनेगा वो तो हमारा साइन ओमेगा टी का कर्व होगा, और इस केस में वोल्टेज करंट को लीड कर रहा था, इसलिए टी इक्वल टू 0 पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड करंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा आएगा, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड करंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा आएगा। तो देखो करंट का कर्व कैसा बना, माइनस कॉस ओमेगा टी का, या तो आप ऐसे बोलो करंट का कर्व कौन सा बनेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी का, और अदरवाइज यू कैन से दैट एट द पॉइंट टी इक्वल टू 0 वोल्टेज मेरा क्या है, 0, लेकिन उस वक्त पे करंट क्या है, माइनस आई नॉट। करंट कितना है, माइनस आई नॉट, जो 0 वैल्यू से भी क्या है, छोटा है। तो वोल्टेज के कर्व ने करंट के कर्व को क्या किया, लीड किया। कितने एंगल से लीड किया, बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। समझ में आया, पक्का। सो नाउ लेट अस सी द ओमिक ऑपोजिशन विच इज ऑफर्ड बाय द सर्किट कंपोनेंट फॉर एन ऑल्टरनेटिंग करंट, फॉर एन ऑल्टरनेटिंग करंट। जब हमने अपने सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगाया था, तो उस केस में आपको पीक करंट आई नॉट की वैल्यू कितनी मिली थी, वी नॉट अपॉन आर। कितना मिला था, वी नॉट अपॉन आर। सो इस केस में आपने सर्किट का जो ओमिक ऑपोजिशन जो है आर, उसको क्या बोला, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विच इज मेजर्ड इन ओम्स। ठीक है, अच्छा फिर हमने देखा कैपेसिटर के लिए, इन द केस ऑफ कैपेसिटर द पीक करंट
कितना आया था बताओ? आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर मैं इस इक्वेशन को करंट वाली सिर्फ रजिस्टर वाली इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूँ, इसको अगर मैं इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूँ, तो न्यूमरेटर में तो वी नॉट है दोनों केसेस में, लेकिन डिनोमिनेटर में जहाँ पे मेरे पास रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस आर था, कैपेसिटर के केस में मेरे पास क्या आया? 1 अपॉन ओमेगा सी। कितना आया? 1 अपॉन ओमेगा सी। इस 1 अपॉन ओमेगा सी वाली क्वांटिटी को हम बोलते हैं रिएक्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। और कैपेसिटर का है तो हमने नाम क्या दिया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया इसको हमने? बोलो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। काम वही है जो रेजिस्टर का है, लेकिन रेजिस्टर नहीं था, ये क्या था? कैपेसिटर था, इसलिए हमने इसका नाम मॉडिफाई करके क्या रख दिया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। डिनोट किससे किया? कैपिटल एक्स सी से। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 अपॉन ओमेगा सी। मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा? 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है। सो दिस, ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी वाली जो आपकी क्वांटिटी जो आई है, ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट्स द टोटल ओमिक रेजिस्टेंस, टोटल ओमिक रेजिस्टेंस offered by capacitor in AC circuit, in AC circuit। बात समझ में आई? ठीक है। और इसको हमने नाम क्या दिया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। जब आप 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ना, तो ये भी आपकी आती है ओम्स में। कैलकुलेट करेंगे तो इसकी यूनिट सेम ओम्स की यूनिट आएगी। समझ में आया? पक्का? सिमिलरली आगे देखो, जब हमने एक इंडक्टर को लगाया था हमारे एसी सोर्स के साथ, तो उस केस में हमने पीक करंट कैलकुलेट किया। बताओ पीक करंट कितना आया था? पीक करंट आई नॉट की वैल्यू कितनी आई? वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। इन जनरल जो आपकी करंट की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? वी नॉट अपॉन आर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम कंपेयर करें, और इंडक्टर के केस में हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी जिसको हमने क्या बोला? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। डिनोट किससे किया? कैपिटल एल, एल से, कैपिटल एक्स, एल से, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओमेगा एल। ठीक है। इसकी यूनिट जब आप सॉल्व करोगे तो वो आएगी ओम्स में। और 1 ओमेगा एल जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका मतलब क्या है? दिस इज द टोटल ohmic opposition by inductor in AC circuit। ठीक है। तो जो काम हमारा रेजिस्टर डीसी सर्किट में करता है, कुछ वैसा ही काम आपका कैपेसिटर और इंडक्टर करता है एसी सर्किट में। ठीक है। और जितना उन्होंने रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया उसको हमने क्या टर्म दिया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। और इंडक्टर के लिए हमने क्या नाम दिया उसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हमने डिनोट कैसे किया? एक्स एल से। और उसका मैग्नीट्यूड कितना आया? ओमेगा एल। ठीक है। नाउ लेट अस सी एंड कंपेयर द एसी सर्किट एलिमेंट। एसी सर्किट एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टर सर्किट इज इक्वल टू आई इंटू आर, जहाँ पे R जो है वो क्या है? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस R ऑफ द सर्किट इज कांस्टेंट। सो यू विल से दैट पोटेंशियल AB is in same phase with current। अगर सर्किट में मुझे ये पता हो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट फ्लो की वजह से रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो हमें पता चल गया। कितना होगा? I इंटू आर। ठीक है। कितना होगा? I इंटू आर। नाउ इन द केस ऑफ कैपेसिटर, अगर सर्किट में करंट I आ रहा है, कैपेसिटर में अगर करंट I आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है कि वी ए बी को आप कैसे लिख लोगे? I इंटू एक्स सी। I into XC, where XC represents the capacitive reactance of the capacitor in the AC circuit। जैसे हमने I into R लिखा, जहाँ पे R क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। XC क्या हो गया? एक तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। लेकिन रेजिस्टेंस मीन हमने उसको बोला, हमने उसको टर्म क्या दिया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है। और यहाँ पे XC की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन ओमेगा सी।
एक्स सी की वैल्यू कितनी है 1/ωc। और हमने कैपेसिटर के केस में देखा था कि अगर करंट हमें पता हो, अगर हमें करंट पता हो तो हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द पॉइंट ए बी विल लैग करंट कितने एंगल से, बाय π/2। कितने एंगल से लैग करता है, π/2 से। ठीक है। तीसरा केस देखो इंडक्टर का, जिसमें सेम करंट हमारा आई फ्लो कर रहा था। सो इंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, आई इंटू एक्स एल। जैसे हमने रेजिस्टर के लिए लिखा आई इंटू आर, सिमिलरली हम कैपेसिटर इंडक्टर के लिए क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्स एल, वेयर एक्स एल इज टर्म्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। और एक्स एल का मैग्नीट्यूड कितना आता है, ओमेगा एल के बराबर। और इंडक्टर के केस में हमने साथ में एक चीज़ और क्या देखी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट विल लीड द करंट, इट विल लीड करंट कितने एंगल से बताओ, बाय π/2। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन केसेस हो गए। पहला क्या है, प्योर रेजिस्टर का, सेकंड केस प्योर कैपेसिटर का, और थर्ड केस किसका, प्योर इंडक्टर का। तीन केसेस हमें पता चल गए। ठीक है। और इन सभी केसेस में हमने ओमेगा जो लिखा है, इन सभी केसेस में ओमेगा जो लिखा है वो क्या है, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। लीनियर फ्रीक्वेंसी जो हम बोलते हैं एसी सोर्स की, कितनी बोलते हैं इंडिया में, कितनी आती है लीनियर फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। उस लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल 50 बार बदल गए। एक सेकेंड में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कितनी बार बदल गए, 50 बार। सो ये तो क्या लगेगी लीनियर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2πf, और इसकी यूनिट क्या आती है, रेडियंस पर सेकेंड। क्या यूनिट आती है, रेडियन पर सेकेंड। सो इफ नाउ आई विल कंपेयर दीज थ्री सर्किट एलिमेंट, देन आई कैन डेफिनेटली से कि ओमेगा के ऊपर क्या मेरा रेजिस्टर आर डिपेंड किया। अगर मैं रेजिस्टेंस आर की बात करूं तो रेजिस्टेंस आर क्या मेरे ओमेगा के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। सो रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाले, कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, सो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी 1/ωc के बराबर आया। देखो किसके बराबर आया है वो, 1/ωc के, जिसकी वजह से मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि एक्स सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, एक्स सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। सो जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा बढ़ती जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये ब्लू कलर का कर्व जो है ये मुझे क्या दे रहा है, एक्स सी की वैल्यू जो कितनी है 1/ωc। जो मेरा रेड कलर वाला कर्व था उसने क्या दिया था, रेजिस्टेंस आर। अब बात करते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ता जाएगा, लेकिन लीनियरली बढ़ रहा है। वेरिएशन कैसे, लीनियर वेरिएशन। सो उसकी जो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी वो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी, वेयर दिस पिंक कलर कर्व एक्स एल रिप्रेजेंट्स ओमेगा एल विच इज टर्म्ड एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। बात समझ में आया, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन द एसी सर्किट। अभी हमने देखा कि अगर आपके सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है, सो उस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अगर मैं ओमेगा फ्रीक्वेंसी को अगर मैं धीरे धीरे अगर बढ़ाता जाऊँ, ओमेगा को अगर मैं बढ़ाता जाऊँगा तो क्या होगा, इसकी वजह से एक्स एल का मैग्नीट्यूड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक्सएल का मैग्नीट्यूड बढ़ना मतलब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहे हैं। सो जितनी ज़्यादा तेज़ी से मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ, इंडक्टर उतना ज़्यादा ऑपोजिशन दे रहे हैं, इंडक्टर उतना ज़्यादा ऑपोजिशन दे रहे हैं। सो एक तरीके से ये एज अ सर्किट ब्रेकर काम करेगा। क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक करने की टेंडेंसी रखेगा। सो जो मेरे टर्मिनल्स ए और बी थे, ए टर्मिनल्स और बी टर्मिनल, उसके बीच में जो आपने इंडक्टर लगाया था, उस इंडक्टर ने क्या किया, तुरंत बताओ क्या किया, इसने सर्किट को ओपन कर दिया। जैसे ही आपने ओमेगा को क्या किया, ब्रेक कर दिया। सो दिस विल बी ओपन। ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा बताओ, जैसे जैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते जाओगे,
ओमेगा को अगर रिड्यूस करोगे तो उसकी वजह से जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो भी क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। अगर आपका ओमेगा बहुत कम हो गया तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इंडक्टर कोई ऑपोजिशन नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर इंडक्टर ने कोई भी ऑपोजिशन नहीं प्रोवाइड किया तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ प्योर कंडक्टर। कैसे बिहेव करेगा वो, एज अ प्योर कंडक्टर। और आप अपने इंडक्टर को हटा के एक प्योर कंडक्टर लगा सकते हो। दिस इज प्योर कंडक्टर जिसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप ना हो। समझ में आई बात। या हम बोलेंगे कि ये शॉर्ट सर्किट कर देगा, सारा करंट अपने थ्रू फ्लो करवा देगा। समझ में आया इंडक्टर के बारे में। अच्छा, कैपेसिटर के बारे में बताओ। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी को हमने क्या टर्म दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नाउ दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। दोबारा, अगर हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एसी सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अगर बढ़ रही है, सो एक्सी क्या होगा, इसकी वजह से डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर्स विल डिक्रीज। सो उस केस में आपका सेम जो सर्किट के दो एलिमेंट थे ए और बी, उसके बीच में जब आपने कैपेसिटर को लगाया था, सो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर ए और बी के टर्मिनल्स के बीच में एज अ प्योर कंडक्टर बिहेव करेगा, एज अ प्योर कंडक्टर बिहेव करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस में आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को लो कर दिया, ओमेगा की वैल्यू क्या कर दी, लो कर दी। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आपका एक्सी बढ़ता गया, उसने सर्किट के अंदर ऑपोजिशन ज़्यादा देना शुरू कर दिया। और ऑपोजिशन ज़्यादा देने की वजह से आपका जो सर्किट है वो कैसा सर्किट बन जाएगा, ओपन सर्किट। कैसा सर्किट बन जाएगा वो, ओपन सर्किट। समझ में आई बात, पक्का। सो इन शॉर्ट यू मे राइट दैट एन इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी एसी। अगर आपकी एसी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बहुत लो हो गई, देखो अगर एसी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बहुत लो हो गई, जो पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पे, बहुत लो हो गई। सो उस केस में कैसे बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट। और जैसे जैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे देखो हायर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए तो उसने क्या कर दिया, सर्किट को ब्रेक कर दिया। सो इट विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात। कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, एकदम ऑपोजिट बिहेवियर। सो वहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे और हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करे। समझ में आई बात। फॉर दिस रीजन यू मे ऑल्सो से दैट एन इंडक्टर इज नोन एज लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर। कौन सी फ्रीक्वेंसी को वो पास करने दे रहे, लो फ्रीक्वेंसी को। क्योंकि जब आपके सर्किट की लो फ्रीक्वेंसी आई थी, देखो जब सर्किट की लो फ्रीक्वेंसी आई थी तो उसने सब कुछ पास करने दिया। सो इंडक्टर को हम लो पास फिल्टर बोलते हैं। लो पास फिल्टर का मतलब क्या है कि ये लोअर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर ने शॉर्ट सर्किट सारा का सारा कब पास किया, जब हाई फ्रीक्वेंसी थी। उसकी वजह से कैपेसिटर को हम हाई पास फिल्टर बोलते हैं। हाई पास फिल्टर मतलब वो हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, पास करने देगा। समझ में आया, ठीक है। सो ऑन दिस बेसिस नाउ वी हैव सीन दैट फ्रॉम दिस टेबल यू मे राइट कि अगर आपका सर्किट का एलिमेंट कैसा हो तो उसका सिंबल क्या होगा, उसका इम्पिडेंस क्या होगा। इम्पिडेंस इज बेसिकली द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट एलिमेंट इन द एसी सर्किट, ठीक है। फेज विद रिस्पेक्ट टू करंट, यू नो फेज एंगल कितना आएगा और क्या एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या होगा, ये सारा का सारा हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। सो दिस इज अ टेबल विच कैन समराइज ऑल द रिजल्ट। आगे देखो, आगे आपके पास आता है फेजर एंड एसी सर्किट कॉम्पोनेंट। फेजर एंड एसी सर्किट कॉम्पोनेंट। सो आपने पहले एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा होता है तो हम उसके पाथ को, उसके मोशन को एक इक्विवेलेंट सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इन ऑल्टरनेटिंग करंट द पैरामीटर, द सर्किट पैरामीटर कौन से, ईएमएफ हो गया या फिर आपका जो एसी करंट है, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रोटेटिंग वेक्टर। उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ रोटेटिंग वेक्टर। और इस रोटेटिंग वेक्टर का हमने नाम क्या दिया, फेजर। रोटेटिंग वेक्टर का हमने नाम क्या दिया, फेजर। ये जो वेरिएशन जो इसमें आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, ड्यू टू टाइम वेरिएशन।
तो यहाँ पे रीड करो साथ में, द एनालिसिस ऑफ द AC सर्किट, AC करंट सर्किट इज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ द वेक्टर डायग्राम। ये एक तरीके से वेक्टर डायग्राम ही है, लेकिन वेक्टर कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे, वेक्टर कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी दैट वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोजेक्शन ऑनटू द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल एक्सिस। अगर आपके पास कोई वेक्टर था, ऊपर डायग्राम में देखो, सर्कुलर मोशन के डायग्राम में आपके पास एक वेक्टर है r जिसका मैग्नीट्यूड कितना है a। इसका अगर आप x एक्सिस पे अगर वेरिएशन देखोगे तो उसको क्या लिख सकते हो, a cos थीटा, और इसका अगर मैं प्रोजेक्शन देखूं y एक्सिस पे तो उसको क्या लिख सकते हो, a sin थीटा। ठीक है, सो अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास क्या है, y एक्सिस। सो द प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस ऑफ द फेजर, फेजर मतलब रोटेटिंग वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन आपको अगर y एक्सिस पे देखना है तो वो आपको क्या देगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट देगा। और रोटेटिंग वेक्टर का अगर आपने x एक्सिस पे अगर कंपोनेंट देखा तो वो कंपोनेंट आपको क्या देगा, कोसाइन, कॉस का वेरिएशन। ठीक है, सो दोबारा रीड करो, द प्रोजेक्शन ऑन टू द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल एक्सिस विद द लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। इसका रोटेशन के डायरेक्शन होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा, द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा विद विच योर AC सोर्स वाज हैविंग। जैसे अगर हमने वोल्टेज V को क्या लिखा था, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन। सो यहाँ पे जब हमने इसको इक्विवेलेंट फेजर डायग्राम में कन्वर्ट किया तो जो मेरा रोटेटिंग वेक्टर है, कौन सा, रेड कलर का जो मेरा रोटेटिंग वेक्टर है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम वही जो मेरे पास ओरिजिनल सोर्स की थी। समझ में आया? ठीक है, सो इन दिस केस द प्रोजेक्शन ऑन द x एक्सिस विल गिव यू v इक्वल टू v नॉट कॉस ओमेगा टी, और y एक्सिस पे जो इसका वेरिएशन है वो क्या देगा, v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। क्या देगा, v नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया? सो नाउ लेट अस सी द इम्पीडेंस ऑफ एन AC सर्किट। इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इम्पीडेंस का मतलब क्या है, इट इज द टोटल ओमिक ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट फॉर एन AC अप्लाइड टू दैट सर्किट। किसी भी सर्किट में आप ऑल्टरनेटिंग करंट या तो अप्लाई करो या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट का अपने सोर्स एक EMF अप्लाई कर दिया, तो सर्किट में जो भी एलिमेंट है उन्होंने जो ऑपोजिशन जो ऑफर किए, उस ऑपोजिशन को हमने नाम क्या दिया, इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस इज बेसिकली द सेम थिंग एज रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ DC सर्किट। DC सर्किट में जो रेजिस्टेंस का जो काम जो होता था, हमने रेजिस्टेंस वर्ड की जगह हमने क्या नाम यूज किया यहाँ पे, इम्पीडेंस, और DC सर्किट की जगह क्या हो गया, AC सर्किट। ठीक है, सो अब तक हमने 3 टाइप के एलिमेंट देखे AC सर्किट में जो हम यूज कर सकते हैं। एक तो है रेजिस्टेंस, जिसके केस में तो आप डायरेक्टली क्या टर्म यूज करोगे, रेजिस्टेंस, और इन द केस ऑफ अ कैपेसिटर और एन इंडक्टर इन द AC सर्किट यू विल यूज द टर्म रिएक्टेंस। क्या हमने टर्म यूज किया, रिएक्टेंस। सो अगर मैं रेजिस्टर की बात करूँ तो जो हमारा इम्पीडेंस जो होता है, उस इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। सो इन द केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द इम्पीडेंस Z विल बी इक्वल टू R। ठीक है, किस केस में, इन प्योरली R सर्किट। ठीक है, अगर मैं प्योरली C सर्किट की बात करूं, प्योरली C सर्किट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इम्पीडेंस Z किसके बराबर आएगा, XC के। किसके बराबर आएगा, XC, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1/ωc। और अगर मैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करूं, प्योरली L सर्किट की अगर मैं बात करूं, तो उस केस में जो आपका इम्पीडेंस Z जो है वो किसके बराबर आएगा, XL के, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ωL। समझ में एक बात? अच्छा, ये तो तब है जब आपके पास सिर्फ सर्किट में एक एलिमेंट लगा हुआ है। अगर मान लो आपके सर्किट में 2 एलिमेंट सीरीज में लगे हुए हैं, जैसे कि चौथे डायग्राम में देखो आपके पास क्या क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टर R और एक इंडक्टर L, कि दोनों अगर साइमल्टेनियसली आपके पास प्रेजेंट है, सो इस सर्किट का इम्पीडेंस अगर हमें Z कैलकुलेट करना होगा, सो आप Z कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ इम्पीडेंस। कैसे? हम बोलेंगे कि अगर सर्किट में करंट I जा रहे हैं, सो जो करंट मेरा रजिस्टर में से गया होगा वही करंट मेरा इंडक्टर में से भी गया होगा, हाँ या ना? अगर मैं इसका फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करूं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं जहाँ पे x एक्सिस के अलॉन्ग मैं अपने करंट I को प्लॉट कर रहा हूँ, और y एक्सिस के अबाउट जो मेरी y एक्सिस है
उस वाई एक्सिस के अबाउट मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, वोल्टेज के वेरिएशन को। अब मुझे ये बताओ कि हमारा रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों में से करंट तो सेम पास हो रहे, दोनों में से करंट क्या पास हो रहे, सेम पास हो रहे। सो अगर करंट मेरा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, सो द वोल्टेज विल फॉलो द करंट इन द केस ऑफ रेजिस्टर। सो वी आर कहाँ पे ड्रॉ होगा, अलॉन्ग आई। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, सो इंडक्टर में जो मेरा वोल्टेज है वो करंट को क्या कहते हैं, लीड करते हैं। करंट को क्या कहते हैं, लीड करते हैं बाय एन अमाउंट ऑफ π/2 एंगल। सो अलॉन्ग द वाई एक्सिस आई कैन ड्रॉ VL, आई कैन ड्रॉ VL। या तो आप VL को ड्रॉ कर लो, या VL को हम क्या लिख लेते हैं, IXL, और VR को हमने क्या लिखा है, IXR, और XR इज बेसिकली IR। सो दिस फेजर डायग्राम कैन अगेन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, कि आपकी वाई एक्सिस पे के अलॉन्ग तो आप क्या प्लॉट कर रहे हो, रिएक्टेंस, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या प्लॉट कर रहे हो, करंट। सो यू मे प्लॉट रेजिस्टेंस R अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस इन दिस केस XL अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे हमने वोल्टेज के लिए VR को क्या लिखा, IR, हमने करंट से मेरा जो सर्किट एलिमेंट है रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों में से करंट सेम पास हो रहे हैं। सो करंट को अगर ड्रॉप करके मैं सिर्फ और सिर्फ R और XL को ड्रॉप करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं है। अब मुझे ये बताओ, XL और R को मैं रोटेटिंग वेक्टर थे, ये मेरे फेजर थे ना, रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर का मुझे नेट एडिशन करना है, तो मुझे कैसे मिलेगा वो नेट एडिशन, बाय द वेक्टर सम। सो XL और R का अगर मैं वेक्टर सम निकालूंगा, सो वेक्टर सम कहाँ आएगा, कुछ इस तरीके से। ये येलो वाला मुझे क्या देगा, वेक्टर सम। इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस Z ऑफ द सर्किट। इसको हमने क्या नाम दिया है, इम्पीडेंस Z ऑफ द सर्किट। सो वेक्टर सम से आपको क्या मिल जाएगा, इम्पीडेंस Z की वैल्यू कितनी मिलेगी, √R² प्लस XL²। कितना मिलेगा, √R² प्लस XL²। और दूसरा कितने एंगल पे मिलेगा, वो अगर आपको एंगल अगर फाइंड आउट करना हो, सो लेट अस से दैट द एंगल विल बी दिस एंगल विच इज 5 और दिस एंगल इज थीटा। कितना एंगल है, थीटा। सो ये एंगल थीटा, tan थीटा कितना लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, XL, और बेस कितना है, R। सो आपको ये भी पता चल गया कि जो आपका इम्पीडेंस है वो करंट को लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, या तो ऐसे, या फिर वापस इस वाले में आ जाओ। फिर यहाँ पे हमें VL और VR पता था, जिसकी वजह से हमें सर्किट के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल जो मिलेगा V नेट, उसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, √VR² प्लस VL², और कितने एंगल पे मिलेगा। अब आपको दिख गया V नेट जो है वो करंट को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। कितने एंगल से लीड कर रहे हैं, बाय एन एंगल ऑफ थीटा। और वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स ऑफ VL अपॉन VR। समझ में आई बात? सो इस तरीके से हम अपने सर्किट